केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर यानी पूरी पड़ताल दिखाने का। आज खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन हिंसा की आग में झुलस रहा है। बीते गुरुवार को शुरू हुए विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। उज्जैन के तराना में उपद्रवियों ने कुछ घरों पर पथराव किया और एक बस को आग के हवाले कर दिया। आलम यह है कि तराना के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और पुलिस लोगों से शांति की अपील कर रही है। आखिर तराना में किसने हिंसा का फसाना लिखा, दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट में। बस फूकी, घरों पर पत्थर, सड़क पर बवाल, पुलिस का पहरा, हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की है, जहां गुरुवार को हुए विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप धारण कर लिया। लाठी डंडों के साथ साथ लोगों ने तलवारें भी लहराई। उज्जैन के तराना इलाके में उपद्रवियों ने कुछ घरों पर पथराव किया और एक बस को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक तराना में गुरुवार की रात को दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। शुक्रवार दोपहर बाद कुछ लोगों ने आगजनी कर दी। एक दुकान में आग लगा दी गई, जिसके बाद अज्ञात लोगों ने एक बस जला दी। दर्जनों बसों में तोड़फोड़ की गई। हालात तब और बिगड़ गए जब लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। इसी बीच लोगों की पुलिस से बहस भी हुई। वहीं पथराव में एक युवक के भी घायल होने की खबर है। हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान और परेशान करने वाली हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उपद्रवी पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों के सिर पर मजहबी टोपी भी दिखाई दे रही है। कुछ उपद्रवियों के चेहरे नकाब से ढके हैं। वो बेखौफ होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ना पुलिस का डर है और ना कानून का खौफ। हिंसा के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते नजर आए। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई डरना नहीं था, हमसे सिर फूट गया था हम लोगों। ये तकिया मोहल्ले के मोमेडियन है। वो अजान के बाद में प्लानिंग हुई, अजान के बाद में आ गए ये सब प्लानिंग करके एकदम से 25, 30, 40 जने क्या साहब ने हमला करा। ये इधर वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दिया, सब अलग अलग तरीके से। अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग सब कम पड़ेंगे ना तो हम लोग जाएंगे, अब इनके घर तोड़ के आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर में बहुत बर्बादी मचाई है। ऊपर तीसरी मंजिल तक पत्थर फेंके हैं और ये लोग कोई भी नहीं आया। पुलिस भी इतनी लेट आई है इधर। हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर हमारे सिर फूट जाते, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या कर लेते। दरअसल तराना में पिछले 24 घंटे के भीतर हिंसा की ये दूसरी घटना है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को बजरंग दल के नेता सोहेल ठाकुर पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। सोहेल ठाकुर का आरोप है कि उन्होंने कई लव जिहाद और गौकशी के केस सामने लाए, जिसके बाद से ही वो उपद्रवियों के निशाने पर थे। संग्रहालय के बाहर होटल पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। उन्होंने मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई जी उन्होंने थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार, चाकू वाकू वगैरह भी थे। तो मेरे भाई आए, उनको देख के वो भागे वहाँ से। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को इसलिए मारा क्योंकि पहले मैंने लव जिहाद के केस वेस थोड़े पकड़े हुए थे और कल बसंत पंचमी का कार्यक्रम था, इस कारण मेरे को पहले से मेरे को टारगेट में कर रहे थे। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद हालात काबू में है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थिति सामान्य है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी है। पुलिस ने हिंसाग्रस्त इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस ने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रही है। सोहेल ठाकुर एक युवक हैं, उनके साथ
कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई, उसके सर में उनकी चोट आई है, जिनको तत्काल अस्पताल भेजा गया और वहां से उनको यहाँ उज्जैन रेफर किया गया था। अभी उनकी स्थिति सामान्य है और डॉक्टरों से हमारी पुलिस की टीम अस्पताल में चर्चा में है। उनके बताए अनुसार करीब 6 लोगों के विरुद्ध अभी मामला हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया। तराना में स्थिति अभी सामान्य है, भारी बल हमने तैनात किया हुआ है, पुलिस फोर्स, ड्रोन और सीसीटीवी भी हम लोग एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं और जो उनके आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए पूरी रात अभी टीम लगी रहेगी और शीघ्र उनको गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने उपद्रवियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहां व्यवस्थाओं में कई ढिलाई होती है, हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। मध्य प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां मुसलमानों की भीड़ पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी करती है। इन उपद्रवियों का इलाज योगी मॉडल से ही संभव है। सीएम मोहन ने इशारों में संकेत दिया कि बुलडोजर एक्शन के बाद अब एमपी में एनकाउंटर वाला हिसाब शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारी पथराव हुआ, इसके बाद आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। हालांकि इसके बाद तराना इलाके के चप्पे चप्पे पर जवानों की मुस्तैदी कर दी गई है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने काम पर ध्यान दें। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से भी कहा गया है कि जिन लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में संगम स्नान के दौरान शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच जारी विवाद हर दिन नया रूप लेता चला जा रहा है और अब ये लड़ाई कालनेमी तक जा पहुंची है। वार पलटवार के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस विवाद से सनातन का कितना नुकसान हो रहा है और इसका अंत कब होगा, क्योंकि लगातार बयानबाजी जारी है, झुकने को कोई तैयार नहीं। रिपोर्ट देखिए। कुछ और कहा कुछ और, दिखाया कुछ और, तो कालनेमी कौन हुआ? भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके। यूपी में शंकराचार्य विवाद गहराता जा रहा है और अब ये मामला कालनेमी तक पहुंच गया है। बहस अब संत बनाम संत की नहीं, बल्कि संत बनाम असंत की होने लगी है। अभिमुक्तेश्वरानंद का सीएम योगी पर हमला अब बड़ा विवाद बन चुका है। सीएम योगी सोनीपत में कालनेमी का जिक्र कर असली संत बनाम नकली संत की नई बहस छेड़ी, जिसके बाद अब अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को ही कालनेमी बता डाला। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। कालनेमी कह करके उन्होंने संबोधित किया है कि कुछ लोग हैं जो कालनेमी बने हुए हैं और सनातन धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि हम तो हिंदू पार्टी हैं, इन लोगों ने कहा हम तो गौ भक्त हैं, गौ रक्षा करेंगे। अब 12 साल से सत्ता में हैं, लगातार बहुमत की सत्ता में गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हैं कुछ और कहा कुछ और, दिखाया कुछ और, तो कालनेमी कौन हुआ? हम तो जो हैं वही दिखा रहे हैं। तो इसलिए कालनेमी की परिभाषा अगर आपने शब्द का प्रयोग किया है तो वो जाननी पड़ेगी, और जैसे ही परिभाषा जानेंगे वो आप ही के ऊपर लागू हो जाएगी। संत वर्सेस संत के इस विवाद में दोनों ओर से जमकर तर्क दिए जा रहे हैं।
ये लड़ाई आगे कहां जाएगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना बसंत पंचमी के दिन समाप्त होने की उम्मीद जगी थी, जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी पहल की थी। इन लोगों ने भी किया है, उसकी जांच करके उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी पहला ये है भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। कथित दुर्व्यवहार से नाराज शंकराचार्य मौनी अमावस्या से ही संगम तट पर धरने पर बैठे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो बसंत पंचमी पर भी पवित्र स्नान नहीं करेंगे। उन्होंने ये मांग रखी है कि प्रशासन जब तक सम्मान के साथ लेकर नहीं जाता तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। हैं कि हम अपने सम्मान को गिरा के क्यों काम करें? हमने ऐसा क्या अपराध किया है कि अपना सम्मान हम गिराएं? हिंदू समाज ने क्या ऐसा अपराध कर दिया कि उनके आचार्य को पैदल हो जाना पड़े? क्यों हो जाना पड़े? तो इसलिए जो हमारा सम्मान है, जो हमारा योगदान है, उसका स्मरण जनता को भी होना चाहिए और शासन प्रशासन को भी होना चाहिए। वहीं इस विवाद को लेकर सियासी पारा भी हाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बयानबाजी कर रही हैं और योगी सरकार के साथ साथ बीजेपी को निशाने पर ले रही हैं। अखिलेश ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि न किसी को स्नान से रोके, न किसी को दान से रोके, सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता न रोके, भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए। तो वहीं शंकराचार्य विवाद में संत, सियासत और कालनेमी का संगम देखने को मिल रहा है, लेकिन इस विवाद के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देश और समाज जानना चाहता है कि इस विवाद के लिए क्या सनातन दोषी है या दोषी है वो नकली ठेकेदार जो धर्म की आड़ में अपना एजेंडा चलाते हैं। सवाल ये भी है कि कालनेमी जैसे लोग किसके संरक्षण में पनपते हैं? क्या अब असली संतों को आगे आना चाहिए? क्या धर्म की शुद्धि का वक्त नहीं आ गया? सनातन को सबसे बड़ा खतरा बाहरी नहीं बल्कि भीतर बैठे कालनेमी से है। अगर अब भी चुप रहे तो नुकसान सिर्फ आस्था का नहीं होगा बल्कि धार्मिक पहचान का भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो माघ मेले में स्नान की लड़ाई अब कालनेमी तक जा पहुंची है। हालांकि आज इस बात को 6 दिन हो चुके हैं। छठे दिन ऐसा लगा था कि वसंत पंचमी के मौके पर शंकराचार्य के स्नान के साथ ये मुद्दा, ये विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आज भी ये खत्म नहीं हुआ। उल्टा सियासी बयानबाजी तेज हो गई। हालांकि सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अब ये विवाद कहां जाकर थमेगा। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। बीएमसी में ओवैसी की पार्टी के प्रदर्शन ने नेताओं की जुबान में जहर घोल दिया है। हालात ये हो गए हैं कि एआईएमआईएम की नेता सहर शेख ने पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने का ऐलान तक कर दिया, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ सहर के बयान की शिकायत पुलिस से की गई, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सहर शेख के इस बयान पर पलटवार किया है और ये कहा कि ये मुंब्रा छोटा सा हिस्सा है जो भगवा के गढ़ को हरा कभी नहीं सकता। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है। ये ठाणे जिला भगवा है, ये हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब का बालेकिल्ला गढ़ है। इस मुंबई शहर का और इस महाराष्ट्र का रंग भगवा है और ये भगवा ही रहेगा। महाराष्ट्र में भगवा बनाम हरे की जंग विकराल हो गई है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। जहां ठाणे के मुंब्रा से एआईएमआईएम की युवा पार्षद सहर शेख के ये बोल सियासी तूफान की शक्ल ले चुके हैं। मुंब्रा फतेह करने के बाद सहर शेख का ये अंदाज अब महाराष्ट्र की सियासी मिजाज को पूरी तरह से बदल कर रख चुका है। जहां पहले ही राज्य के महानगर पालिका चुनाव के नतीजों में एआईएमआईएम की शहर से पारा हाई था, उस पर पार्टी की युवा पार्षद की इस तकरीर ने बड़े टकराव को जन्म दे दिया।
जिस पर डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान आया है। उन्होंने साफ कहा कि ये मुमरा छोटा सा हिस्सा है जो भगवा गढ़ को हरा नहीं सकता। ऐसे बयानों पर जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। ये ठाणे जिला भगवा है, ये हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब का बालेकिल्ला गढ़ है और मुमरा ठाणे जिला में ही है, छोटा है। कोई भगवे में कैसा वो हरा होगा सर, लेकिन ऐसा कहना गलत है और जनता उसको ठीक से जवाब देगी। इस बीच सहर शेख के बयान पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने करारा जवाब दिया है। AIMIM पार्षद को आड़े हाथों लेते हुए नवनीत ने कहा कि इस देश में भगवा ही चलेगा। अगर हरा करने का ख्वाब देखना है तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है। इतना ही नहीं, नवनीत राणा ने उस ग्रीन वाली सोच को चुनौती देते हुए कहा कि उनके जैसे कार्यकर्ता के रहते कोई भगवा हटा नहीं सकता। ये याद रखना, इस देश में ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे भक्त और हमारे जैसे लोग, हम पॉलिटिक्स में भी हैं, राजकारण में भी हैं, पर हमारे विचार, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार लेके ये खून में दौड़ते हैं। जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक भगवा इस देश से कोई हटा नहीं सकता। इतना वहीं सहर शेख के बयान पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने दो टूक कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र का रंग भगवा है और हमेशा भगवा ही रहेगा। समाज विरोधी, देश विघातक, आतंकवादी, इस्लामिक रेडिकल फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स जो शहर का या राज्य का रंग बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी सारे ताकतों के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। हम उनके साथ संघर्ष करेंगे और हम इस प्रकार की सारी ताकतों को चेतावनी देते हैं कि इस मुंबई शहर का और इस महाराष्ट्र का रंग भगवा है और यह भगवा ही रहेगा। मुमरा को हराने वाले बयान पर सहर शेख घिरती नजर आ रही है, जिस पर मुमरा पुलिस ने भी संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया, जिसका जवाब शहर ने पुलिस स्टेशन में जाकर किया, जिसमें शहर की तरफ से ये कहा गया कि बयान का मतलब आने वाले 5 सालों में पूरे मुंब्रा में पेड़ पौधे लगाकर ग्रीन करने से था। मुंबा को ग्रीन बनाने का सहर शेख का ख्वाब उन्हें मुश्किल में डाल रहा है, लिहाजा अब वो डिफेंसिव हो गई है। ऐसे में जीत की खुशी से लबरेज होकर जोश में दिया गया ये बयान कहीं शहर के लिए नई मुसीबत लेकर ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीएमसी चुनाव में परफॉर्मेंस बेहतर क्या हुई, ओवैसी के पार्टी के नेताओं के सुर ही बदल गए और हालात यहां पर ये हो गए कि सहर शेख की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया जिसने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। वार पलटवार का दौर चल रहा है, तो वही सहर शेख अब अपने बयान से बैकफुट पर आ गई है और सफाई दे रही है। खैर, बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं यूपी की। यूपी के चित्रकूट से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। मामला चित्रकूट का है, जहां एक व्यापारी के 14 साल के बेटे आयुष की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी गई, जिसे पड़ोस में रहने वाले 2 हैवानों अकरम उर्फ कल्लू और इरफान ने अंजाम दिया। मासूम की मौत की खबर लगते ही लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनका एनकाउंटर कर दिया, जिसमें मुख्य आरोपी अकरम उर्फ कल्लू मारा गया, तो वही इरफान के पैर में भी गोली लगी है। हालांकि इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ये आक्रोश है उस क्रूरता के खिलाफ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। ये उबाल है उन जल्लादों के जुल्म के खिलाफ जिसने एक खुशहाल परिवार के आयुष को हमेशा के लिए छीन लिया। मामला यूपी के चित्रकूट का है, जहां एक व्यापारी के 14 साल के बेटे आयुष की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी गई, जिसे पड़ोस में रहने वाले 2 हैवानों अकरम उर्फ कल्लू और इरफान ने अंजाम दिया। मासूम की मौत की खबर लगते ही लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनका एनकाउंटर कर दिया, जिसमें मुख्य आरोपी अकरम उर्फ कल्लू को मार गिराया गया, तो वहीं इरफान के पैर में भी गोली लगी।
परिचय का लाभ उठा करके उसके साथ ये अमानवीय कृत्य हुआ और दोनों बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और दूसरे की गंभीर हालत में उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। इससे पहले आयुष के कातिलों को सजा दिलवाने की मांग पर लोगों ने प्रयागराज चित्रकूट हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने रास्ते से लोगों को हटाया। एवज में जब यह मामला जब आया तो कहीं न कहीं जो चित्रकूट की पुलिस है वो सक्रिय होती है और उसमें से जो एक बदमाश है कल्लू, उसको पुलिस ढेर कर देती है। दूसरा जो बदमाश है इमरान है वो कहीं न कहीं हाफ इनकाउंटर में घायल होता है, जिसका इलाज चल रहा है। और तीसरा जो बदमाश है वो काफ़ी चालाक था, वो भाग निकला। हालांकि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये जो पूरा मामला आया, इससे पूरे क्षेत्र में तनाव है और पुलिस के प्रति एक आक्रोश भी है। चित्रकूट में आयुष का कत्ल करने वाले अकरम और इरफान किराएदार थे, जो 10 साल से उसी जगह रहकर टीन के बक्से की दुकान चलाते थे। दोनों के बीच बात तब बिगड़ी जब आयुष के पिता अशोक केसरवानी का अकरम और इरफान से किराए को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने बदला लेने का प्लान बनाया और इसी के तहत जब गुरुवार की शाम आयुष ट्यूशन से लौटा तो उसे दोनों ने अगवा कर लिया। इस बीच आयुष की खोज खबर न होने से परेशान परिवार वालों को अकरम और इरफान ने फोन पर 40 लाख की फिरौती मांगी, जिस पर परिवार से सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। उसी आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान हुई, जिसके बाद पुलिस और दोनों कातिलों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें अकरम मारा गया तो वहीं इरफान घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। इस बीच आयुष के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आयुष की हत्या पर आरोपी अशोक केसरवानी के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मां अपने बेटे की मौत से बोलने की हालत में नहीं है। वहीं आयुष के पिता ने कहा कि दोनों जल्लादों के साथ भी वही हाल हो जो मेरे आयुष के साथ हुआ। और यार रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।